मल्टीप्लिकेशन थ्योरी को हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम एक नई थ्योरी के साथ फिर से आ गए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, जिसमें एक से ज़्यादा अलग अलग इवेंट्स के होने की पॉसिबिलिटीज़ या ना होने की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताया जाएगा। और फिर हमसे ये कंफर्म किया जाएगा कि ये बताइए कि इसमें से किसी भी एक इवेंट के होने के एटलीस्ट चांसेस कितने हैं कि इनमें से कोई भी एक चांस हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका बेस समझना होगा, फिर इसका फॉर्मूला देख के फिर हम एक प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे ताकि हम देख सकें सही तरीके से कि कैसे हम इसमें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे इसका आंसर लेके आते हैं। इसका होता है p इज इक्वल टू वन माइनस P1 इंटू वन माइनस P2 इंटू वन माइनस P3, इस तरह से वन माइनस Pn, इस तरह से वैल्यू चलती रहती है लास्ट तक। और इसके लिए जो वैल्यू होगी सारी वो निकल के आ जाएगी, सबको मल्टीप्लाई करके वन से माइनस करके पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, यानी कोई भी एक काम हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को देख लेने के बाद अब हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम को लिखना है ताकि हम देख सकें कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है इसमें, क्या बताया है। ए प्रॉब्लम इज़ गिवन टू थ्री स्टूडेंट्स A, B एंड C whose chances to solving are 1/3, 1/4 एंड 1/5। उसने कहा है कि एक प्रॉब्लम को, किसी क्वेश्चन को हमने तीन डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिए हैं, जो इनका नाम है A, B एंड C, और उनके उसे सोल्व करने के चांसेस है 1/3, 1/4 एंड 1/5। इसको पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे है कि 1/3, 1/4, 1/5 ये A, B, C की तरह से ही आया है। तो फर्स्ट के लिए यानी A के लिए 1/3, B के लिए 1/4 एंड C के लिए 1/5 माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि 1/3 का मतलब ये है कि अगर A को हम 3 क्वेश्चंस दें तो वो एक को सोल्व कर देगा, ये इसके चांसेस हैं। B के बारे में यह है कि अगर B को 4 क्वेश्चंस दिए जाएँ तो वो 1 को सोल्व कर देगा, और ऐसे ही अगर C को 5 दिए जाएँ तो वो भी 1 को सोल्व कर देगा। तो अब उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व। तो इस बात के क्या चांसेस हैं कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, कितने चांसेस हैं इस बात के, ये बताना है। तो जब भी ऐसी को कंडीशन आ जाएगी करने के लिए एक से ज़्यादा लोग हमारे पास अवेलेबल हैं, उसी कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई हो जाता है प्रॉब्लम सोल्विंग बाय एटलीस्ट वन इवेंट, यानी कि कोई भी एक उनमें से उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा, इसके चांसेस क्या होंगे, या तीनों मिलकर उसको सोल्व कर देंगे, इसके क्या चांसेस होंगे। उनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा, या ये कह दे कि वो तीनों मिलकर प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे जो इसका एक हिंट बन रहा है प्रॉब्लम का, वो ये बन रहा है कि सभी चांसेस को ऐड करने के बाद हमारी जो पॉसिबिलिटी होगी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कितनी बनेगी। तो जो फॉर्मूला हमारे पास है वो हमने लिख लिया था पहले ही, P इज इक्वल टू वन माइनस P1, वन माइनस P2, वन माइनस P3, इस तरह से जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी सबको हम सोल्व कर लेंगे। अब बात आती है इसको अप्लाई करने की, फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, तो देखते हैं, इसको कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें लिखना है यहाँ पे कि इनके चांसेस सक्सेस के जो उसने दिए हैं उसको लेस करके हमें इसमें से फेलियर के चांसेस निकाल लेने हैं कि अगर A किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1/3 चांसेस सक्सेस के लिए रखता है तो उसके उसी क्वेश्चन को सोल्व ना करने के चांसेस कितने हैं। ऐसे फिर हम B के निकालेंगे, ऐसे ही हम फिर C के निकालेंगे। हमने वो सब लिख लिया है जो उसने क्वेश्चन में दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल सोल्व द प्रॉब्लम इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B विल सोल्व द प्रॉब्लम 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ C विल सोल्व द प्रॉब्लम 1/5। अब हमें यहाँ पे इसी से आगे इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि उस प्रोबेबिलिटी को देखना है कि वो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएगा, उसके कितने चांसेस हैं। तो उसके लिए मैंने एक जो सबसे पहले वाली क्लास में आपको हिंट दिया था वो ये था कि अगर हमें P + Q इज इक्वल टू 1 पता है तो हम दूसरी कंडीशन निकाल लेते हैं। P + Q इज इक्वल टू 1 है, अगर हम P की वैल्यू निकालनी है तो 1 - Q कर देते हैं, और Q निकालना है तो 1 - P कर देते हैं। अब इसी के बेस पे हम यहाँ पे ये सारा काम करने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि अगर A की पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन को सोल्व करेगा 1/3, तो वो उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेगा, इसके चांसेस कितना आएंगे 1 - 1/3। तो A के लिए हम निकाल लेंगे कि A के लिए कंडीशन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम वो बन जाएंगी 1 - 1/3। 1 - 1/3 को जो हम सोल्व करेंगे 3 × 3, 3 × 1 ये हो जाएगा 3 - 1, यानी कि 2/3 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। अब सेकंड वाले को कर लेते हैं। इसके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितनी है 1/4, तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे 1/4, तो वैल्यू बचेंगी 3/4। ऐसे इसको आगे वाले को करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 1/5, तो ये बचेगा 4/5। ये पॉसिबिलिटीज़ हमारी आई हैं इसके सक्सेस के लिए, और ये पॉसिबिलिटीज़ आई हैं इसमें इसके फेलियर के लिए। इसे करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे 2 इसके तरीके बताऊँगा जिससे हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
पहला तरीका तो ये है कि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लें, और दूसरा तरीका होता है कि हम इस शॉर्टकट तरीके को अप्लाई कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ उनको अप्लाई कर लेते हैं, उसको रख लेते हैं P इज इक्वल टू 1 माइनस P1, यानी कि फर्स्ट वाले की पॉसिबिलिटी यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो पॉसिबिलिटी इसकी कितनी है 1/3, सेकेंड वाले की 1 माइनस 1/4 और थर्ड वाले की 1 माइनस 1/5। इस तरह से हम कर देंगे। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 2/3, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 4/5। तो 1 माइनस 2/3, इसके बाद 3/4 और 4/5 सबको कर लिया। अब ये सभी मल्टीप्लाई में है तो बड़ी आसानी से ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएंगी यहाँ पे 2 × 3 6, 6 × 4 24, और नीचे 3 × 4 12, 12 × 5 60। और ये सभी क्या हैं, 1 में से माइनस हो रहे हैं, तो हम इसको 1 में से माइनस कर लेंगे। तो अब वैल्यू निकाल लेंगे 60 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 60 माइनस 24, तो वैल्यू बचेंगी 36/60। और इसी को हम लिख सकते हैं, यानी कि इसको 6 से हम डिवाइड कर लेते हैं अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/10। 6 से हमने दोनों वैल्यू को डिवाइड कर लिया। इसी को हम आगे लिख सकते हैं 3/5। ये हमारा आंसर आ सकता है इस तरह से। अब जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूले को अप्लाई ना करें, डायरेक्टली हम इसको लिख दें यहाँ पे ऐसे ही। तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूले में वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब हम ऑल्टरनेटिव जो तरीका अपनाएंगे वो बन जाएगा कि किस तरीके से शॉर्टकट मेथड यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। ऑल्टरनेटिव मोड पे क्या कंडीशन बनती है, वो जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया है इस तरह से P + Q = 1, तो उसमें हमें पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड करना है। तो पॉसिबिलिटीज़ के लिए कंडीशन बन रही है P = 1 - Q। इसी को हमें यहाँ पे लिख देना है, इसको लिख देंगे P = 1 - Q। अब 1 - Q कैसे बनेगा, यानी हमें करना है 1 में से अनसक्सेस को बाहर। अब अनसक्सेस को बाहर कैसे करेंगे, 2/3 × 3/4 × 4/5। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 - 2/3 × 3/4 × 4/5। और ये चीज़ वही आ गई जो हमने ऊपर अभी भी की है। तो कितना आ जाएगा 24/60, 1 माइनस से, तो बचेगा यहाँ पे 36/60, या इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 12 से डिवाइड कर लेंगे डायरेक्ट, तो आ जाएगा 3/5। इस तरह से आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यह होता है इसमें कि अगर हमें एक या एक से ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करनी हो, और उसमें भी पॉसिबिलिटी को फाइंड करने के लिए जो इवेंट्स हमारे पास हैं वो एक से ज़्यादा सक्सेस दिखा रहे हो, तो एटलीस्ट वाली कंडीशन अप्लाई होगी, जिसमें हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके अपने आंसर को दे देना है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि हम और अच्छे से इसको क्लियर कर सकें। प्रॉब्लम देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट x एंड y विल हिट ए टारगेट इज 0.5 एंड 0.8 रेस्पेक्टिवली, यानी दो हमारे पास शूटर हैं, वो हैं x और y, जो अपने टारगेट को हिट करने के लिए जो उनके सक्सेसफुल चांसेस है वो हैं 0.5 x के लिए और 0.8 y के लिए। अब आगे कहा है उसने, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इफ़ बोथ ऑफ देम फायर एट लीस्ट वन ऑफ देम विल हिट, यानी कि अगर दोनों मिलके फायर करें अपने टारगेट को तो उनमें से कोई एक अपने टारगेट को हिट कर देगा, इसके चांसेस बताने। अब उसने जो प्रॉब्लम दी है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमें यहाँ पे देखना है कि अगर ए टारगेट को हिट करता है तो आता है 0.5 उसके चांसेस, और अगर वो टारगेट को हिट नहीं करता है तो उसके चांसेस क्या आएंगे। इसी तरह से दोनों के निकाल लेते हैं, एक्स और वाई दोनों के लिए। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एक्स विल नॉट हिट द टारगेट, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस p, तो यानी कि यहाँ पे q की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 माइनस 0.50, तो 0.50 वैल्यू आ जाएगी इसमें से उसकी सक्सेस की और फेलियर की, दोनों इक्वल आ जाएंगी। अब हमें निकालना है y के लिए, y विल नॉट हिट द टारगेट, तो इसके लिए यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.80, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी 0.20। अब इन दोनों के लिए हमें देखना है कि दोनों मिलके अपने टारगेट को हिट नहीं करेंगे, इसके चांसेस कितना आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे बोथ ऑफ देम विल नॉट हिट द टारगेट, वो आ जाएगा 0.50 और इंटू 0.20, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.10। ठीक है। अब यहाँ पे ये आए हैं दोनों के अपने
टारगेट को हिट करने से जो उनके चांसेस हैं नेगेटिव, यानी कि दोनों मिलके अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे, इसके चांसेस है 0.10। और अगर दोनों मिलके अपने टारगेट को हिट कर देंगे, इसके चांसेस कितना आएंगे, इस क्यू की वैल्यू को हमें पी से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि वैल्यू जो है क्या आया है, यह है क्यू की वैल्यू। तो अब हमें यहाँ पे पी की वैल्यू निकालनी है। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी दैट hit the target by anyone, तो ये आ जाता है इसका आंसर कि इन दोनों में से कोई भी अपने टारगेट को हिट कर देगा, इसकी पॉसिबिलिटी। तो इसके चांसेस बन जाएंगे कितने, P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू। अब 1 माइनस क्यू यानी कि 1 में से Q को माइनस कर देंगे तो P आ जाएगा, P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.10। तो पॉसिबिलिटी निकल आ जाएंगी 0.90, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये लगभग 90% चांसेस है कि दोनों में से एक तो अपने टारगेट को हिट कर देगा। आज के लिए इतना ही है, आगे मिलते हैं कोई नई क्लास में नए टॉपिक के साथ।